सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सब शुरू कैसे हुआ? क्या इतिहास में छिपी है समाधान की कुंजी? इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के इतिहास पर एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। आइए आपको एक उसका अहम हिस्सा दिखाते हैं, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिक्कत कहां थी और क्या अब जब समाधान ढूंढने का प्रयास है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का नहीं। अभी शॉर्ट टर्म में तो राहत भेजनी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई समाधान ढूंढेंगे तो आपको यह समझना जरूरी नहीं हो जाएगा। देखिए, हमास असल में इजराइल की क्रिएशन थी शुरू में। जिस तरह से मुसलमान, क्रिश्चियंस एंड जूज, ऑल ऑफ देम वर प्राउड ऑफ देयर अरब आइडेंटिटी। हिटलर ने इतना अत्याचार किया ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर। और जब ये यहूदी आए जो खुद प्रताड़ित थे, जब ये आए तो इन्होंने यहाँ पे बसे हुए जो अरब्स थे उनको अपने गाँव से बेदखल कर दिया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो सिग्नेटरी थे, he was made victim, he was shot dead। इतिहास हमें सिखाता है कि किस तरह से अगर आप एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं तो मॉन्स्टर आके खुद ही फ्रैंकेनस्टाइन को खा जाता है। मेन जो दुश्मनी उन समय थी वो क्रिश्चियन और ज्यूइश के बीच में थी, और बार बार यूरोप में 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी में ज्यूइश कम्युनिटी को सताया जाता था, उनको परसिक्यूट किया जाता था, मारा जाता था। जितना अत्याचार क्रिश्चियनिटी ने ज्यूज पे किया, उस समय ये बड़े आराम से बगदाद में, दमेस्कस में, कायरो में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। अरब कंट्रीज में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑटोमन एम्पायर में प्रॉब्लम, ऑटोमन एम्पायर में ज्यूज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑटोमन इस्तांबुल में, कॉन्स्टेंटिनोपल में वो खुद बुलाते थे ज्यूज को। ये ऑटोमन्स वर रूलिंग, ये जो सारे उस्मानी जो थे, टर्क ऑटोमन्स, उनकी खिलाफत थी, और यही पूरा का पूरा लेवांत एरिया जिसमें सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन, ये सब का सब ये लोग रूल करा करते थे। लेकिन जब इन्होंने खिलाफत को ख़त्म किया और ऑटोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो वक्त जो है वो पहली जंग अज़ीम का था। मसला शुरू हुआ क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, तो एक इनमें तमन्ना रहती थी कि कोई हमारा अपना भी देश हो। क्या हमारी कम्युनिटी अलग अलग जगह पर बिखरी हुई है? अगर हम 2500 साल पहले जाएं इतिहास में, तो हमारे राजा थे, डेविड थे, सोलोमन थे, उनका जेरूसलम में एक एम्पायर था और वहाँ उनका मंदिर था। जब से वो बर्बाद हुआ मंदिर, तब से हम बिखरे हुए हैं सारी दुनिया में। तो एक समझ लीजिए, एक उनकी एक तमन्ना ये रही सदियों में से कि हमें मौका मिले, हम फ़लस्तीन में, जेरूसलम में वापस जाएं। Their religious rituals have kept ever before them the memory of Palestine as the land promised them by Moses। एक हिस्टोरिकल लैंड की मांग जो है वो बहुत पहले से हो रही थी, और जाहिर है कि वो चाहते थे यहूदी कि हम यरूशलेम के आसपास जाके बसें, क्योंकि यरूशलेम जो है वो तीनों धर्म के लिए जो है वो मुक़द्दस जगह मानी गई है। बाल्फोर साहब चाहते थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंग चल रही है उसमें हमें ज्यूइश जो बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल कम्युनिटी जो है, उसमें खास करके रॉथशाइल्ड फैमिली बड़ी मशहूर थी, उनकी सपोर्ट मिले, पैसा मिले उनसे। तो जब उन्होंने ये पैसे की मांग की तो वाइजमैन साहब गए उनके पास कि भाई हम तो सपोर्ट करेंगे, आप भी हमारी मदद कीजिए कि हमारी कोई फ़लस्तीन में जगह बन जाए। तो एक उन्होंने चिट्ठी लिख के दे दी बिना किसी से पूछे, जिसमें कह दिया कि His Majesty's government will look favorably at the establishment of a Jewish homeland in Palestine. Every Jew that arrives in Palestine is one more brick in the structure of the proposed Zionist state, one more unit towards the Zionist majority against the Arabs। उसी के डिक्लेरेशन में वो अरबों ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ के तो है नहीं ये लोग, तो आप कैसे हमें जो है वो इनको बाहर से लेके आएंगे। तो जब उन्होंने नहीं माना तो उस वक्त बरतानिया ही वहाँ रूल कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटेन ही,
फ़लस्तीन को। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब आप इनको आदत दीजिए। ब्रिटिश अरबों ने नहीं माना, उसकी वजह से वो लड़ाई झगड़े हुए। असली मसला शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब हिटलर ने इतना अत्याचार किया ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर। 60 लाख उसने ज्यूज को ख़त्म कर दिया। उसको कहते थे फाइनल सोल्यूशन है कि ये जड़ से ही इनको ख़त्म कर दिया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यहूदियों का जो हॉलोकॉस्ट हुआ, जो हिटलर ने किया और नाजीज और फासिज्म के अंदर जो उनका हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बाद एक कंबाइंड गिल्ट जो है यूरोप में था सारे यूरोपियन पावर्स को कि हम इस हॉलोकॉस्ट को नहीं रोक पाए। और उस गिल्ट को अस्वाज करने के लिए इन्होंने यहूदियों को, जो बचे हुए यहूदी थे, जो यानी हॉलोकॉस्ट के बाद जो यूरोपियन यहूदी बचे हुए थे, जो अश्कनाजी यहूदी थे, इनको इन्होंने ज़बरदस्ती, यानी ज़बरदस्ती तो नहीं, मतलब ये चाहते थे कि इनको कहीं घर मिले, तो उनको ये घर इन्होंने ज़बरदस्ती इस इलाके में दी जो आज फ़िलिस्तीन और इज़राइल कहलाता है। और जब ये यहूदी आए जो खुद प्रताड़ित थे, जब ये आए तो इन्होंने यहाँ पे बसे हुए जो अरब्स थे उनको, इनकी लड़ाइयाँ हुई उनके साथ और उनको अपने गांव से बेदखल कर दिया, जिसको हिस्टोरिकल टर्म में नकबा कहते हैं। नकबा मतलब कैटास्ट्रोफ। This conference urges the British government to abrogate the policy and to open Palestine to unrestricted Jewish immigration and resettlement. जो जूविश स्टेट जो आया वो वहाँ तक फुल स्टॉप नहीं माना। वो अपना एक्सपेंशनिज्म कंटिन्यू रखे और जो उनके चीफ पैटर्न्स हैं लेड बाय द एंग्लो सैक्सन ग्रुप ऑफ कंट्री, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन ये आते हैं एंड असिस्टेड बाय द यूरोपियन पावर्स, वो कंटिन्यू रखे उस एक्सपेंशनिज्म। जो फ़लस्तीन 1948 का था वो तो इजराइल के पास चला गया। जो ये गाज़ा की पट्टी थी वो इजिप्ट के पास थी और जो वेस्ट बैंक था वो जॉर्डन के पास था। तो ये सिचुएशन रही 1948 से और 1967 तक। 1967 में इजराइल ने अचानक हमला किया और उन्होंने हमला करने के बाद गाज़ा पट्टी को, जो इजिप्ट के अंडर में थी, उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। और इसी तरह वेस्ट बैंक, जॉर्डन जिसके ऊपर हुकूमत थी, जैसे जॉर्डन के कंट्रोल में था, जहाँ अल-अक्सा मस्जिद भी है, जिसको यरूशलेम की मस्जिद जो है, ये ईस्ट यरूशलेम, उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। अब ये अरब देशों के लिए बहुत एक ह्यूमिलिएशन थी, शर्म की बात थी कि छोटे से देश से हार गए। 73 में यौम किप्पुर, जो उनका ज्यूज़ का बड़ा एक होली डे होता है, बड़ी महत्ता है उसकी, पाठ पूजा करते हैं वो सारे। उस दिन को इजिप्ट और सीरिया ने कोऑर्डिनेट करके सरप्राइज अटैक किया। और काफ़ी हद तक साइनाई को वापस ले लिया, गोलान हाइट में भी क्रॉस कर गए सीरिया वाले। अमेरिका ने पूरी इजराइल की मदद की। वो लड़ाई जब ख़त्म हुई 73 की, तो समझिए बराबरी पर हुई। लेकिन उस लड़ाई का एक पॉजिटिव अंजाम निकला वो था कैंप डेविड एग्रीमेंट 1978 का, जिसमें इजिप्ट और इजराइल के बीच समझौता हो गया। आपने देखा कि पिछले कई सालों से दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो वेस्ट बैंक का जो एरिया है, वहाँ इजरायलीज़ की सेटलमेंट्स जो है बढ़ती जा रही हैं और करीब आज के दिन में 5 लाख से ऊपर इजरायली सेटलर वेस्ट बैंक में भी पहुंच गया। तो फ़लस्तीनी कहते हैं भाई अब हम यहाँ के भी नहीं रहे और गाज़ा और फ़लस्तीन के बीच बस एक सड़क है, जुड़े हुए नहीं हैं वो। तो करीब 22 लाख फ़लस्तीनी जो हैं गाज़ा में एक 225 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फंसे हैं। उसको दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहते हैं। गाज़ा में के जो टोटल पॉपुलेशन है वो 80% उसमें रेफ्यूजीज़ हैं। जो 1948 के रेफ्यूजीज़ गए थे वो सब ज़्यादातर गाज़ा में सेटल हो गए थे। हमास है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जब हम शुरुआत स्टडी करते हैं तो करीब 1970-78 के आसपास मुस्लिम ब्रदरहुड जो इजिप्ट में थी, उनकी एक ऑफशूट की पैदाइश हुई गाज़ा में।
इनिशियली बोला गया कि ये चैरिटेबल काम करेंगे, सोशल काम करेंगे। इजरायली इंटेलिजेंस ने बोला ये तो बढ़िया बात है, तो बड़ा अच्छा हुआ, हम भी इनकी मदद करते हैं, क्योंकि उस समय जो पैलेस्टीनियंस की लीडरशिप थी वो सेकुलर और नेशनलिस्ट थी। अजीब बात है ये कि इजराइल ने उस समय सपोर्ट किया। आज तक भी मतलब अगर समझें आप तो इजराइल की कोशिश रही है कि महमूद अब्बास को और पैलेस्टाइन अथॉरिटी को कमज़ोर किया जाए, हमास को चलने दिया जाए। The aim of Hamas was not to try and conquer territory. हमास का उद्देश्य जमीन हासिल करना नहीं था। हमास का उद्देश्य था कि शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं। वो भी तब जब इजराइल शांति के समझौते के रास्ते तैयार कर रहा था। जो भी हमास ने किया, मैं उसको यकीनन वो जो उनका एक्शन है वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। ये बाकायदा एक सदमा था जो भी उन्होंने एक्शन दिया। वो जो पुराने बुश के ज़माने में शॉक एंड ऑ कहते थे। मैं समझता हूँ जो अंदर की डीप बात है कि ये जो जनरेशन्स अब फ़लस्तीनियों की हैं, उन्होंने ना तो आज़ादी देखी, ना प्रॉस्पेरिटी देखी, ना उनको उम्मीद दिख रही है, कोई उनकी एस्पिरेशन नहीं बन रही है। वो करें क्या? हिस्टोरिकल रूट इस मामले में ऑप्टिमिज्म का है, और ईरान हो या चाहे कोई भी मुल्क हो, एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसमें कि उनको फिलिस्तीनियों को अलग देश देना पड़े। ये कोई बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली बात नहीं है।